फंडामेंटल साइड पे। और विकास खेमानी कार्नेलियन कैपिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। विकास, आई मस्ट कंग्रेचुलेट, आपके न्यूज़ लेटर्स हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। द लेटेस्ट वन टॉक्स अबाउट टाइप ए रिस्क। जो आपने अपने न्यूज़ लेटर में जो बात छेड़ी है कि इस तरह के मार्केट में लोग वॉलेटिलिटी को रिस्क मानते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस को रिस्क मानते हैं, लेकिन एक रिस्क जो बहुत ज़्यादा शायद लोग ध्यान नहीं देते हैं वो है परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल या चंकी लॉस ऑफ कैपिटल जो रॉन्ग बेट से हो सकता है। और शायद उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमने 5-6 दिन में देखा जब मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 10% गई, कुछ स्टॉक्स 40-50% चले गए और रिबाउंड नहीं कर रहे। तो आज की बातचीत इससे शुरू करते हैं। विकास, बिल्कुल अजय, सिंस आपने इस बात पे शुरुआत की तो कोई बात नहीं। देखिए, मार्केट में रिस्क का महत्व हमेशा रहता है। आपको भी पता, आप बहुत समय से बाजार में हैं। अनफॉर्चुनेटली जब तेजी का माहौल होता है तो रिस्क को इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है, रिटर्न्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि रिस्क को इंपॉर्टेंस देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे न्यूज़लेटर में हमने यही कहा है कि 3 तरह की रिस्क होती है: टाइप ए रिस्क, टाइप बी रिस्क एंड टाइप सी रिस्क। टाइप ए रिस्क है जो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल की अपनी कैपिटल उसका 70 से 100% उड़ जाए। टाइप बी रिस्क है जो वॉलेटिलिटी, थोड़ा बहुत मोमेंटम लॉस आते रहता है, उसकी होती है। और टाइप सी रिस्क है रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। हेलो जी। टाइप सी रिस्क है रिस्क ऑफ विकास, अपॉर्चुनिटी जहाँ लॉस। तक भारतीय बाजारों की बात है, पिछले कुछ समय में हमने जो मोमेंटम देखा है उसमें कई लोग हैं जो ये ऑलमोस्ट मानकर ही चल रहे हैं कि बाज़ार ऊपर ही चलेगा, अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप होता भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि कंप्लेसेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एक ब्लाइंड बुल रन में देखने को मिलती है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास वैल्यूएशन के लिहाज से आपको मार्केट कैसा लग रहा है? तो ये मैं बता रहा था कि बिल्कुल मार्केट में अभी काफी रिस्क फैक्टर ज्यादा आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 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 जिस तरह से तेजी से बढ़ावत आई है बाजारों में, उसमें जो अच्छी कंपनियों के साथ साथ काफी जो इतनी अच्छी कंपनियां नहीं है बिजनेस मॉडल के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, उनमें भी काफी बढ़ोतरी आई है। तो वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है। जो अजय ने क्वेश्चन पूछा कि परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल कहाँ हो सकता है, तो परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल दो ही जगह से आता है: या तो आप इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल पे या मैनेजमेंट पे, या इंफीरियर क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट पे बैट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम जो, अगर हम पिछली दिवाली की बात करें और इस दिवाली की बात करें, तो पिछली बार आई थिंक रिस्क कम थी पर रिस्क का परसेप्शन ज्यादा था। अभी हम बात करें तो अभी रिस्क का परसेप्शन ज्यादा कम है और रिस्क ज्यादा है। सो लोग जो रिस्क है उसको देख नहीं रहे हैं और उसको फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि ह्यूमन माइंड वर्क्स विद द रिसेंसी बायस। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अभी पिछले कुछ समय में सबने इतना पैसा बनाया कि रिस्क जो टेबल पे है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अभी टाइम ऐसा है, भले मैं भारतीय बाजारों में बहुत ही बुलिश हूँ। अगले अगर मैं 3 से 5 साल का देखूं तो इंडिया में इतनी वेल्थ क्रिएशन होगी जिसकी कोई हमको आज अंदेशा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रक्चरल दौर से गुजर रहा है, स्ट्रक्चरल विकास के दौर से गुजर रहा है। काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो सब इंटैक्ट हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी क्षेत्र में, हर किसी कंपनी में पैसा बना पाएंगे और इस तरह का जो जो एक वाइड स्प्रेड चल रहा है वो चलते रहेगा। So time to be more careful about what kind of business model you put in, what kind of management teams you put in money, and so that part of the risk I wanted to just highlight. राइट। विकास, बिजनेस मॉडल की स्टडी की बात करें तो आपने आईटी सेक्टर में जो बिजनेस मॉडल्स रोबस्ट हो रहे हैं या जिस तरह की सॉलिड अपॉर्चुनिटी, चाहे वो डील्स पे हो चाहे वो ग्रोथ पे हो, वो आईटी सेक्टर की तरफ आएगी, वो भी आपने काफ़ी पहले स्पॉट कर लिया था। अब जब उस तरह के नंबर्स प्ले आउट हो रहे हैं, उस तरह का नैरेटिव आईटी सेक्टर में प्ले आउट हो रहा है और काफ़ी हद तक पीई एक्सपेंशन भी हुआ है, मिड कैप में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मिड कैप आईटी में, आप अपनी आईटी पोजीशंस का क्या कर रहे हैं? आर यू होल्डिंग ऑन टू योर आईटी पोजीशन विच आई नो आर रीजनेबल इन योर पोर्टफोलियो, या आप थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं? हाउ यू रीअसेसिंग जब आपका नैरेटिव प्ले आउट हुआ है जैसा आपने सोचा था? एक वर्ष में आईटी सेक्टर का जो हमारा कॉल था बहुत अच्छा गया है। आई थिंक आप देखें, जैसे अर्निंग्स ग्रोथ भी आई है, रीरेटिंग भी हुई है, तो जिसको हम पार्ट ऑफ हमारा मैजिक पोर्टफोलियो बोलते हैं, तो वो काफी अच्छा गया है। और हमारा ये मानना है कि ये जो ट्रेंड है ये 3 से 5 साल का ट्रेंड है, ये और मे भी शायद लंबा ट्रेंड है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर में जो अभी
डिमांड एनवायरनमेंट का जो चालू हुआ है, ये तो बहुत अर्ली स्टेज है। आप कोई भी कंपनी के सीईओ, छोटी बड़ी कंपनी के सीईओ की कमेंट्री सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि डिमांड एनवायरनमेंट बहुत रोबस्ट है और ये तो अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको इस क्षेत्र में आप कॉन्ट्रैक्ट कोई एक क्वार्टर के लिए देते हैं। एक क्वार्टर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 5-5, 10-10 सालों के लिए। तो ये जो शुरुआत है, इसमें जायज है कि लगना कि स्टॉक इतने चल गए तो अभी आगे क्या होगा, पर हमारा ये कन्विक्शन है कि ये जो तेजी है और ये जो ग्रोथ है सेक्टर के अंदर, ये बरकरार रहेगी और इसमें आगे भी और बहुत वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हो सकता है जो पी री रेटिंग की काफी जो अपॉर्चुनिटी वो चली गई हो, पर अर्निंग्स कंपाउंडिंग यहाँ से अभी भी काफी बाकी है। मुझे लगता है सारी की सारी कंपनियां 18 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ अगले 4-5 साल तक कर पाएंगी। विकास, ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं या फिर इस सेक्टर की, क्योंकि एक बहुत अच्छा रिबाउंड यहाँ पर हमने देखा है और साथ ही कुछ एक सिलेक्टिव थीम्स जो यहाँ पर प्ले हुई हैं, जैसे टाटा मोटर्स में ईवी का थीम है, उसे मार्केट ने काफ़ी एक तरीके से लैपअप किया हुआ है। ऑटो स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं और इनकी अर्निंग्स साइकिल पर आपका क्या व्यू है, इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स? बिल्कुल, आई थिंक ऑटो सेक्टर का हम पिछले कुछ वर्ष, पिछले 1.5-2 साल से इस पे हम लोग बहुत ही ज्यादा बुलिश नहीं रहे हैं। उसका कारण ये है कि इसमें काफी अभी डिस्ट्रप्शंस आई हुई हैं। शुरू से पहले डिमांड डिस्ट्रप्शंस थी, फिर क्रेडिट अवेलेबिलिटी की डिस्ट्रप्शन थी, फिर उसके बाद में चिप की डिस्ट्रप्शन आ गई और दूसरा इस सेक्टर में आगे और टेक्नोलॉजी लेवल डिस्ट्रप्शन भी काफी है। तो आज किसी को ये पता नहीं है कि इसमें ईवी सक्सेस कितना होगा, नहीं होगा, किस तरह का स्पीड होगा। तो इसमें काफी कंपनियों को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नो डाउट कि जो कंपनियां आने वाली नई टेक्नोलॉजीज के थ्रू के प्रति अपने आप को रेडी कर रही हैं, वो हो सकता है अच्छी करें। तो हमें लगता है फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड के जरिए से हम देखें तो ऑटो सेक्टर को हमने अवॉइड किया हुआ है। हमको लगता है बाकी दूसरे सेक्टर्स के अंदर अनसर्टेनिटीज कम है और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये सेक्टर भी अच्छा करेगा। आई थिंक एक सिक्लिकल लो के अंदर है, जैसे डिमांड इंप्रूव होगी, डिस्ट्रप्शन जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन खत्म होंगी, तो एक 12-18 महीने के पीरियड के लिए एक अच्छा डिमांड एनवायरनमेंट रहेगा। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी कंपनियां अच्छी कर सकेंगी, पर हमें ये पता नहीं कि 5 साल में कौन सी कंपनियां विनर होंगी। अभी ये सब समय आने से ही पता चलेगा। इसलिए हम इस सेक्टर में बहुत ही अंडरवेट है, बहुत ही कम हमारा निवेश इस क्षेत्र में है। ठीक है, बिल्कुल। मॉर्निंग विकास, प्रियंका यार, हम आपका जो पोर्टफोलियो देख रहे थे डिफरेंट प्लान्स में, आपकी टॉप 5 होल्डिंग्स में हमने देखा, अगर सेक्टोरिकली करें तो आप BFSI, चाहे क्रेडिट सेक्टर हो या फिर नॉन क्रेडिट हो, वहाँ बहुत अच्छा एक्सपोजर है। क्या रैशनल है इसके पीछे आपका? बिल्कुल प्रियंका, आपने बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है कि क्रेडिट सेक्टर जो है अगले आप देखेंगे तो पिछले 5-7 सालों में हमारी पूरी बैंकिंग सेक्टर की जो एक स्टॉक्स है, पूरी इकोनॉमी है, बड़ी तकलीफ के दौर से गुजरी है। एनपीए था, फिर एनपीए से बाहर आए, प्रोविजनिंग साइकिल चला और अभी देन पेंडेमिक की जो थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी वो पूरी हुई। अभी मुझे लगता है कि सारी प्रोविजनिंग हो गई है, सारी सेक्टर पूरी कैपिटलाइज हो गई है, पीएसयू सेक्टर भी कंसोलिडेट हो गया है। अभी क्रेडिट ग्रोथ का माहौल बनेगा क्यों, और इकोनॉमी में भी तेजी आ रही है। तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ का माहौल बनेगा, इससे सारी बैंकों को फायदा होगा। और दूसरा आप देखेंगे तो एक माइल्डली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट बैंकिंग शेयरों को फायदा करता है, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी जैसे ऊपर जाती है तो इनके मार्जिन बढ़ते हैं, इनको फायदा होता है। तो हमें लगता है कि अगले 12-18 महीने तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही अच्छा करेंगे, जबकि हमारा अभी 5 साल के लिए भी अच्छा है। क्योंकि 12-18 महीने इसलिए मैंने बोला कि ये सेक्टर काफी कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है और मार्जिन थोड़े एक्सपैंड हो सकते हैं, ग्रोथ थोड़ी ज्यादा आ सकती है और अनसर्टेनिटी काफी कम है इस क्षेत्र में। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, सेविंग्स बढ़ रही है, तो उसका फायदा नॉन क्रेडिट वाले सेक्टर जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, जो भी नॉन क्रेडिट सेक्टर, उनको भी काफी हद तक मिलेगा। तो हमें लगता है कि हमारा एक्सपोजर इसके अंदर तकरीबन 35% है। तो हमें लगता है कि ये आने वाले समय में बैंकिंग फाइनेंशियल सेवा के पूरे सेक्टर अच्छा करेंगे और इसमें क्रेडिट स्पेसिफिकली अगला 12-18 महीना बहुत अच्छा हो सकता है। विकास, हमने इस मार्केट में खासकर पिछले 1-1.5 साल में देखा है, एक के बाद एक थीम प्ले हुई है। तो बीच में एक दौर था जब फार्मा और हेल्थ केयर की थीम प्ले हुई, उसके बाद हमने देखा जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं उसमें एक अच्छा मोमेंटम आया। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में हमने काफ़ी री रेटिंग होते देखी।
अब अनलॉक और जो कंजम्पशन का थीम है वो बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रहा है। आपको ध्यान में आ रहा है कोई अगला बड़ा थीम ऐसा जो कि इस समय रडार पर रखना चाहिए, भले ही आप पोजीशन ले या नहीं लें, पर अगला बड़ा थीम क्या हो सकता है मार्केट की? मेरे को लगता है कि अगला बड़ा थीम, जैसा मैंने थोड़ा सा टच अपॉन भी किया है, कि अगला स्पेशली फ्रॉम अ 12 मंथ्स पर्सपेक्टिव अगला बड़ा थीम क्रेडिट होगा। क्योंकि अभी, और ये पार्टली आप इसको ओपन अप थीम भी बोल सकते हैं जो अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट का नेचुरल ग्रोथ आना जरूरी है और होगा ही, क्योंकि अभी तक क्रेडिट काफी सबड्यूड रही है। स्पेशली लॉकडाउन का उस पर फर्क पड़ता है, चाहे वो एसएमई सेगमेंट देख ले, ऑटोमोबाइल का सेगमेंट देख ले, कोई भी सेगमेंट देख ले आप, जिसमें जो क्रेडिट ग्रोथ की जो दर है वो काफी कम रही है। तो मुझे लगता है कि इस थीम को अभी देखना चाहिए, और इसके अंदर भी एक, अगर आप थोड़ा अलग थीम देखा जाए, जो पार्टली बैंकिंग का थीम भी है और अदरवाइज ऑल्सो मैं कंबाइन कर सकता हूँ कि पीएसयू थीम देखा जा सकता है। हमें लगता है कि आफ्टर एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट में सरकार ने एक बहुत बड़ी कदम उठाई है, जो एक मार्केट को कॉन्फिडेंस देती है कि अभी सरकार डाइवेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर पाएगी, बीपीएसएल अगला होने वाला है, और इस तरह से तो हमें लगता है। और दूसरा, मोर इम्पोर्टेंटली, पीएसयूज के अंदर जो मैनेजमेंट की ऑटोनॉमी आई है, उससे भी मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अभी ये अपने मेरिट्स पे चलने लगी है। तो आफ्टर पीएसयू बैंक कंसोलिडेशन, सम ऑफ द अदर पीएसयूज लाइक जहाँ जो काफी सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, अच्छा डिविडेंड यील्ड है, और उनके सबके फेवर में एक टेलविंड भी है, क्योंकि हर सेगमेंट में अपनी अपनी उनकी एक ग्रोथ बनी हुई, क्योंकि ये बहुत ही डिप्रिशिएटेड एसेट्स पे बैठी हुई है और उनको माइल्डली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट हमेशा हेल्प करता है। तो मुझे लगता है एक पीएसयू थीम भी अगले 12 से 18 महीने के हिसाब से खेला जा सकता है, जहां पे डाउनसाइड कम है और अपसाइड ज्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में रिस्क रिवॉर्ड हमेशा महत्व रखता है, और उसको देख के ही हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरा मानना है कि बैंकिंग और पीएसयू थीम को आप एक अच्छे से अगले 12-18 महीने के हिसाब से बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। विकास, अनलॉक की बात की आपने। अनलॉक में क्यूएसआर भी एक ऐसा स्पेस है जो धीरे धीरे हो रहा है। ऑफकोर्स उसने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन भी बहुत किया है और चीज़ें घर पर भी पहुंचाई हैं, लेकिन अगर हम प्योर क्यूएसआर देखें, जिस हिसाब से लोग वापस वेकेशन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं टाइम आउट लेने के लिए, बाहर इवनिंग आउट के लिए, या तो हम देख रहे हैं कि फास्ट फूड एक ऐसा स्पेस है जहां पे अच्छी कमेंट्री आ रही है। मैकडॉनल्ड्स के सीईओ ने अभी बहुत लंबा बड़ा एक प्लान एक्सपेंशन का अनाउंस किया। मुझे पता है कि आपका भी थोड़ा सा उस फास्ट फूड साइड पे आपने एक बेट लिया है 2 अनलिस्टेड कंपनी में, लेकिन अगर आप अपनी इनसाइट्स अगर शेयर करें जो आप मैनेजमेंट से जान रहे हैं, जिस हिसाब से लोग बाहर वापस जा रहे हैं, उसके बारे में तो हमें थोड़ा आइडिया लग सकेगा। बिल्कुल अजय, आई थिंक सी क्यूएसआर स्पेस को आप खाली अनलॉक के नजरिए से मत देखें, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो शायद आपका पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड हो जाएगा। अनलॉक का और लॉकडाउन का एक फायदा, जो एक तरह से स्ट्रेस था जब लॉकडाउन हुआ तो सारे इंडस्ट्री को, एक फायदा ये हुआ कि सारी कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस को लीन एंड मीन कर लिया, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी वो निकाल दी और खर्चे काफी कम हो गए, और दूसरा बिजनेस मॉडल को रीओरिएंट किया कि भाई इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन करके किस तरह से बिजनेस मॉडल को बहुत स्टडी बनाया जा सकता है। तो उस लिहाज से सारे के सारे बिजनेस मॉडल अभी काफी अच्छे हो गए हैं। अब जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी, और वो तो एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर हुआ कि भाई ठीक है, हो सकता है जो एक आपने डिप लिया इकोनॉमी अपने रेवेन्यूज में, ऑपरेशंस में, वो वापस आ रहा है। जैसे हमारा बिजनेस भी अब प्री कोविड लेवल पे आ गया है, और वो मुझे लगता है सबका लगभग वैसा वहां पे हो गया। पर मोर ज्यादा मुद्दे की बात इसमें यह है कि ये जो एक स्पेस ऐसा है जो स्ट्रक्चरली इंडिया में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि अभी इंडियंस की ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग पैटर्न्स काफी बदल रही हैं। हिस्टोरिकली हम सब घर पे ज्यादा खाते, बाहर कम खाते, पर द न्यू जनरेशन मिलेनियल्स, as they move out, even if they are not moving out at home, they prefer to eat outside food. So ये जो QSR स्पेस है, इसमें अभी इंडिया में आप देखेंगे तो गिनी चुनी 5-7 मीनिंगफुली कोई ब्रांड भी है जो कुछ है। तो ये स्पेस बहुत बड़ा स्पेस है, और इसमें अंडर पेनिट्रेशन काफी है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के अंदर अभी पेनिट्रेशन हो रहा है। तो इसको मुझे लगता है स्ट्रक्चरल नजरिए से देखेंगे तो आपको काफी अच्छा इसका पर्सपेक्टिव बनेगा। आप इसको अनलॉक थीम भी है, पर मुझे लगता है इससे ज्यादा भी बड़ी इसके अंदर स्टोरी है।
राइट विकास, साथ ही ये जानना चाहेंगे कि प्राइमरी मार्केट से या फिर जो नए आईपीओ आने वाले हैं उनमें से कहाँ आपकी नजर होगी? मैं आपको एक आईपीओ के लिहाज से एक सबको क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी इन्वेस्टर्स को कि आईपीओ में एक आज की डेट में फ्रेंजी का माहौल बना हुआ है। मैंने आईपीओ, मैं एज इन्वेस्टमेंट बैंकर रहा हूं, मैंने काफी आईपीओ किए भी हैं कंपनियों में। इतना मैं कह सकता हूं जो अभी हो रहा है इसमें से खाली एक आप ध्यान रखिएगा कि अगले 12 महीने में मैं कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा आईपीओ आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड करेंगे। आज की डेट में आईपीओ में एक फ्रेंजी बनी हुई है जहां पे इन्वेस्टर्स खाली लिस्टिंग पॉप के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यूएशन का कोई लिमिट नहीं है। ऑफकोर्स काफी अच्छी अच्छी कंपनियां भी आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी अच्छी नहीं है, पर कंपनी के साथ साथ में एक वैल्यूएशन, रिस्क, रिवॉर्ड सब होता है। तो हम आज की डेट में हम तो बहुत ही सेलेक्टिव आईपीओ को स्टडी करते हैं और तैयार रहते हैं कि अगर हमको कोई कंपनी पसंद आती है और नहीं ले भी पाते हैं तो हम उसमें स्टडी करके रखेंगे यही कंपनियां हमें बाद में मिलेगी, अच्छे भाव पे मिलेगी। तो इस समय आईपीओ के लिहाज से इतना ही कहूंगा कि आपको अपना जो रिस्क एंटे है उसको अप करना पड़ेगा, उसका आपका नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी ये कि भेड़ चाल चल रही है, आईपीओ आए कोई भी भाव पे डालो, ये मुझे लगता है काफी घातक है और इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर सकता है। तो बहुत ही केयरफुल रहने की बात, हमारा एक नजरिया है कि हम अगर हम 20 आईपीओ देखते हैं तो उसमें से एक या दो आईपीओ में हम एक्सपोजर लेने की सोचते हैं। हमने पिछले 12 महीने में खाली 2 आईपीओ में काम किया है और वो दोनों ही आईपीओ इतने अच्छे मार्केट में वेल रिसीव्ड नहीं थे, पर हमने उसमें हमारा ऑलमोस्ट 70-80% रिटर्न बन गया 6 महीने से 12 महीने के अंदर। तो हम उस तरह के जहां पे फ्रेंजी नहीं है, जहां पे थोड़े बिजनेस मॉडल अच्छे हमको पसंद आते हैं, मैनेजमेंट टीम हमको पसंद आती है और जो वैल्यूएशन के लिहाज से हमको रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में, उस तरह की चीज ही हम देखते हैं। तो विकास, क्या ये कहना सही होगा कि अभी भी जो आने वाले आईपीओज हैं, और आपने सही कहा कि इसे लेकर इंटरेस्ट काफ़ी है, इन्वेस्टर्स फ्रेंजी बनी हुई है, चाहे वो नायका का आईपीओ हो या फिर पेटीएम का, अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं भी होता है तो उन्हें ख़रीदारी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एंड पार्ट 2 ऑफ माय क्वेश्चन इज़ कि क्या जोमेटो में आपने जो हमने एक थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी थी पिछले दिनों, उसके बाद आपने कोई मन बनाया है या फिर अभी भी आप वेट करेंगे अच्छी वैल्यूएशन का? बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। आई थिंक एक टाइम आएगा जब, क्योंकि पहली बात तो हम जब भी देखते हैं तो एलोकेशन मिलता है, बाय द टाइम आप अपनी कॉस्टिंग वगैरह देखते तो जो रियल आईपीओ प्राइस होती है वो आपकी कॉस्टिंग नहीं होती, कॉस्टिंग उससे कहीं ज्यादा होती है। तो उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो शायद बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनता है और ये हो सकता है कि कुछ आईपीओ में आप पैसा बनेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे आईपीओ ब्रॉड ब्रश करके बोल रहा हूँ कि खराब है या कंपनियां बहुत अच्छी हैं, उनमें से काफी कंपनियां बहुत बड़ी भी बनेंगी, पर आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हमने ये आईपीओ जो आपने मेंशन किया उसमें हमने पैसे नहीं डाले हैं, हम हमारा वेट कर रहे हैं। हमारे माइंड में एक प्राइस है, उस प्राइस पे हम देखेंगे, वहां तक आता है तो ठीक है, नहीं तो हमको लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे तो इस बार के बाजार में एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इस टाइम अगले जो इंडिया का ये माहौल है अगले 5 साल का, ये इतना ब्रॉड बेस्ड होने वाला है, इतनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अगर आपके कुछ छूट जाती है तो आप चिंता ना करें। आप देखो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करने के लिए, आईटी सेक्टर अच्छा करेगा, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, मतलब आप देखो इतना वाइड स्प्रेड, कंज्यूमर सेक्टर पूरा अच्छा कर रहा है, इतना वाइड स्प्रेड अच्छा माहौल कभी मुझे लगता नहीं इतना आसानी से देखने को मिलता है। हमारी इकोनॉमी काफी वेल बैलेंस्ड है और जो न्यू एज इकोनॉमी कंपनीज आ रही हैं वो भी अच्छा कर रही है। तो अगर आपको कुछ छूट जाता है तो इसमें लेफ्ट आउट फीलिंग करने की कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में मैं देखता हूँ काफी इन्वेस्टर्स जो जो टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे ऑपरेट कर रहे हैं और ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। छूट गया कोई बात नहीं, बाजार रोज खुलता है, अपॉर्चुनिटी बनाने के तरीके आते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ माहौल में देखा, एक आपने देखा होगा शेयर में वो चला हुआ था आईआरटीसी या मैनी और कुछ भैया तो कभी अभी मिलेंगे नहीं, बेस्ट कंपनीज है और आज 30% प्राइस आने पे भी काफी लोग खरीदते नहीं है। और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बहुत सारे जब एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आईपीओ करता था तो एक ऐसी सिचुएशन होती थी कि मेरे सारे इन्वेस्टर्स हमको पुश करते थे कि हमको अलोकेशन दो, हमको अलोकेशन, हमको इतना चाहिए, 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। और वही आईपीओ और वही ट्रांजैक्शन अगर 1 महीने बाद में इश्यू प्राइस से नीचे है तो वो उनमें से कोई भी आगे उसको खरीदने लिए नहीं आता था। तो ये सिचुएशन हमने बहुत बार देखी है। तो इसको केयरफुल से, मतलब हाँ मैं बार बार यही कहूंगा कि इस सिचुएशन को आप केयरफुली डील करें, फ्रेंजी में मत जाइए, फोमो से एक्ट मत करिए। ये अगला 12 महीना रिस्क को ध्यान रख के ही इन्वेस्ट करने का पीरियड है।
बहुत ही बढ़िया विकास, आपने इतना कैंडिड इस बात पे समझाया है क्योंकि आप उस चेयर में रह चुके हैं। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स काफ़ी समझ रहे होंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, एक स्पेस जो पीएसयू के बियॉन्ड भी काफ़ी गई है लास्ट से 24 महीनों में, वो है डिफेंस। और काफ़ी प्राइवेट कंपनीज भी डिफेंस के स्पेस में आ रही हैं, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं। लेकिन ये हाई जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी में बहुत लगाना पड़ता है, टाइम, एफर्ट और एनर्जी, तब जाके उनको फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस के पार्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिलते हैं या किसी और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स के ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का काम कर रही है। आपने भी इस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है और एक्सपोजर भी लिया हुआ है। आपको लगता है प्राइवेट स्पेस में कुछ डिफेंस कंपनीज अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं 3 से 5 साल में? वो बिल्कुल, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो आई थिंक इसके अंदर डिफेंस की कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है सरकार का आपका माइंडसेट कैसा होता है। ये आप आजादी के बाद से देखो, ऐसा नहीं कि इंडिया में बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रही है। हमने काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाए हैं, तो डिफेंस के जो पार्ट, पिस्टल वगैरह बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, और बहुत सारे पार्ट जैसे कि बताता हूँ मैं, और हमने काफी इसमें काम भी किया है। अगर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 से आए तब से बात कर रहे हैं डिफेंस के एक्सपोर्ट करने की, जबकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स रहा है। तो ये जो एक चेंज किया है, और ये सब चीजें ओवरनाइट कभी चेंज नहीं होती है। मैं जानता हूँ काफी लोग मजाक भी उड़ाते हैं प्राइम मिनिस्टर का कि आप बोलते थे कुछ हो नहीं रहा, पर आप देखो इंडिया ने, डोंट होल्ड माय नंबर एग्जैक्टली, बट इंडिया अभी 4 से 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स करना चालू कर दिया है ऑलरेडी। पिछले कहीं पर नंबर आई थिंक 4 या 5 बिलियन डॉलर का कुछ नंबर था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इंडिया इज ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग। तो सरकार का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि उनको एक तो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से इस सेक्टर को होल्ड लेना है, इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। और सेल्फ रिलायंट नहीं बनाना है क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत बड़ा टूल होता है। आज रशिया का और हमारा देखेंगे तो क्यों इतना बड़ा रिलेशनशिप है, बिकॉज ऑफ द वेपन पार्टनरशिप, राइट? सो सेम थिंग, इंडिया एज इट ग्रोथ इनटू इट्स साइज कैन यूज as a geopolitical tool for having strategic tie-up with many countries across the globe. तो ये बहुत बड़ा एक, और ये आप दुनिया की किसी भी कंट्री को जाके देखेंगे, ये प्राइवेट कंपनीज के साथ उनको प्रमोट करके सरकार करेगी। उन्होंने अभी जैसे काफी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेट बना दिया है, तो आप देखेंगे सरकार एक नियोजित तरीके से पिछले 5 साल में कदम उठा रही है। ये सब चीजें ओवरनाइट कभी नहीं हो सकती है, पर अगर आप इनकी डायरेक्शन देखेंगे, अगर आप कनेक्टिंग द डॉट करेंगे, हर एक चीज उनका बड़े माइन्यूटली आप देखेंगे, उनके जो एक्शंस हैं वो एक ही डायरेक्शन पॉइंट करते हैं कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है और एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है। और जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है वो सबसे बड़े इसके बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी लेवल, पहले इनिशियली हमको टेक्नोलॉजी बाहर से लानी पड़ेगी। तो अभी सरकार क्या कर रही है, पहले टेक्नोलॉजी जो भी बनाने वाले बड़े बड़े प्लेयर, जैसे अभी ब्रह्मोस का यहाँ पे प्लांट लगा रही है ना टेक्नोलॉजी का टाइप, पर उसके सारे कंपोनेंट यहाँ पे बनेंगे। तो वो उस सब से क्या होता है, इकोसिस्टम बन जाता है, और एक बार इकोसिस्टम बन गया तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा, मारुति, जब इंडिया में मारुति आई तो 99% पार्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते थे एंड यहाँ पे खाली असेंबल करते थे। पर 15-20 साल के पीरियड के दरमियान आप देखेंगे तो सारे के सारे पार्ट लोकली मैन्युफैक्चर होने चालू हो गए। अभी इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो गया। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें डिफेंस में होंगी, मैन्युफैक्चरिंग काफी और बहुत सारी क्षेत्र जहां पे होंगी। तो ये सरकार एक बहुत ही नियोजित तरीके से स्ट्रेटेजिक तौर से काम कर रही है इंडिया को अलग दिशा में ले जाने का। चलिए, बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने हमसे शेयर किए। ये थे हमारे साथ कालियन रिसर्च के विकास खमानी, अपना नज़रिया देते हुए बाजार पर, सेक्टर्स पर। आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।